अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं वकार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर हुए हैं एंड दैट इज़ लिक्विफैक्शन, जिसे हम क्रिटिकल फिनोमेना भी कहते हैं, क्रिटिकल प्रोसेस भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैसेस। और इसी तरह से कैट जो कि अभी रिसेंटली हो चुका है, काफ़ी बच्चे अपीयर भी हुए होंगे। मुझे लाजमी तौर पर इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपका ई कैट कैसा गुजरा और आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, और हम जो टॉपिक अब तक डिस्कस कर चुके हैं उसमें कितना ज़्यादा मटेरियल उस पेपर में आपसे पूछा गया। चलिए जी, देखते हैं कि हमारे पास लिक्विफैक्शन में क्या रॉकेट साइंस है, क्यों ये बच्चों को मुश्किल लगता है और क्यों इसमें से आने वाले MCQs बच्चे अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है और ये चुटकी बजाते ही आपको तैयार हो जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं। हमारे पास लिक्विफैक्शन है और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक की इक्वेशन लिख दी है। मैंने लिखा गैस और उसके दरमियान में मैंने एरोहेड बनाया और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे लिक्विड लिख दिया। इसका मतलब है दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड। अब डेफिनेशन तो काफ़ी आसान है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आपके सामने गैस मौजूद हो और आप उसको जादुई अंदाज में कहें कि लिक्विफाई हो जा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए? दिस इज़ इम्पॉसिबल। इसका मतलब है कुछ पैरामीटर्स होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी। वो कंडीशंस जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम अपनी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और डिफरेंट टाइप की जो गैसेस हैं उनकी जो लिक्विफैक्शन की कंडीशंस हैं वो भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये जो फिनोमेना है लिक्विफैक्शन का, इसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट योर टेम्परेचर शुड बी वेरी वेरी लो, and the second thing is that your pressure of the gas should be very very high. These two things make liquefaction very easy, very simple and possible. The first thing is that the temperature of the gas should be very low. ऐसा क्यों होना चाहिए? हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में पढ़ चुके हैं कि हमारा टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट रिलेशन में होता है और हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होती है। व्हेनेवर वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी आर एक्चुअली डिक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड अल्टीमेटली द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स गेट डिक्रीज्ड। मतलब उनकी मूवमेंट कम हो जाती है, दे गेट कम क्लोज टू वेरी ईच अदर। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है कि आपने उसके साथ ही क्या अप्लाई कर दिया, हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया। हाई प्रेशर इम्प्लाइज द गैस मॉलिक्यूल्स टू गेट कम क्लोज टू ईच अदर। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। व्हेनेवर दे कम क्लोज टू ईच अदर वी नो दैट उनके दरमियान में अगर पहले किसी ज़माने में कोई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस नहीं थी, अब वो क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। मीन्स के जैसे ही उनके दरमियान में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस डेवलप होंगी तो हमारे पास क्या होगा, जैसे ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस डेवलप होंगी तो हमारी जो गैस होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहली जो कंडीशन है वो ये कि आप टेम्परेचर कम रखेंगे गैस का, और दूसरा ये कि आप उसका प्रेशर हाई रखेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा यहाँ से पूछा जाता है, मेरे बच्चे वो अच्छी तरह से याद कर लेंगे। एंड द शॉर्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई टेम्परेचर शुड बी लो एंड प्रेशर शुड बी वेरी हाई फॉर द लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस। तो आप ये कीवर्ड्स इसके अंदर लिखेंगे तो कोई भी आपके मार्क्स क्रॉस नहीं कर सकता। तीन टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। Let's discuss all of these. The first thing is that temperature at which gas liquid में convert हो उसे हम क्या कहते हैं, critical temperature। यानी वो टेम्परेचर exactly जिसके ऊपर हमारी गैस किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और उस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफैक्शन कभी भी ना हो सके। वो बॉर्डर लाइन का टेम्परेचर, वो जो टेम्परेचर होगा उसे हम क्या कहेंगे, हमारे पास वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। द सेकेंड थिंग इज़ दैट उसी टेम्परेचर के ऊपर जो आपने कंडीशंस अप्लाई की हुई हैं और जो प्रेशर आपने अप्लाई किया हुआ है उस प्रेशर को क्या कहा जाएगा, क्रिटिकल प्रेशर। यानी कि द टेम्परेचर at which a gas is converted into liquid and the pressure at which a gas is converted into liquid is called critical pressure. At the same time critical volume आपके पास क्या होगा, the volume at critical phenomena। ये सारा प्रोसेस क्रिटिकल फिनोमेना कहलाता है। ठीक है, इस
प्रोसेस के ऊपर जो हमारी गैस का वॉल्यूम होगा उसे क्या कहा जाएगा, क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाया जाएगा। अब हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, एक हमारे पास ऑक्सीजन की है और एक हमारे पास अमोनिया की है। वाई देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर क्रिटिकल टेम्परेचर्स। ऐसा क्यों है कि ऑक्सीजन को लिक्विफाई करने के लिए आपको टेम्परेचर -118 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाना पड़ता है, वाइल अमोनिया जो है वो 132.44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया को लिक्विफाई करना बड़ा आसान है और ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें यहाँ पे, वाई देयर इज डिफरेंस इन ह्यूज डिफरेंस इन क्रिटिकल टेम्परेचर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड अमोनिया। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि द रीज़न इज़ दैट कि द ऑक्सीजन जो गैस है देयर मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत स्मॉल साइज़ है उनका, बिकॉज ऑफ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। और उसके साथ ही जब भी ये मॉलिक्यूल बनता है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। नॉन पोलर का मतलब है उसके ऊपर अपोजिट पोल्स नहीं होंगे, अपोजिट पोल्स नहीं होंगे तो ना तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हो सकती हैं, उसके दरमियान कौन सी इंट्रैक्शंस होंगी, लंडन डिस्पर्सन इंट्रैक्शंस, लंडन डिस्पर्सिव फोर्सेज होंगी। एंड वी नो दैट लंडन डिस्पर्सन फोर्सेज आर वेरी वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस। इस वजह से हमारे पास उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना और ऑक्सीजन को लिक्विफाई करना हमारे लिए काफ़ी क्या हो जाया करता है, मुश्किल हो जाया करता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास गैसेस किस स्टेट में हों नॉन पोलर फॉर्म में हो तो उन गैसेस को लिक्विफाई करना हमारे लिए क्या होगा, काफ़ी मुश्किल काम होगा, हमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा। वाइल इन केस ऑफ अमोनिया आपको नज़र आ रहा है द क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ 132.44 डिग्री सेल्सियस एंड द रीज़न इज़ दैट द फर्स्ट रीज़न के लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरा ये कि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है कि यहाँ पे एक तो हीट्रो एटम्स शामिल हैं और दूसरा ये कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नाइट्रोजन एटम। तो इस वजह से जो मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गेट पोलराइज्ड एंड वी नो दैट वहाँ पर एक तो जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है हमारे पास अमोनिया में और दूसरा ये कि बाकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस भी होती हैं। तो इसको लिक्विफाई करना हमारे लिए क्या हो जाया करता है, काफ़ी इजी हो जाया करता है। तो ये हमारे पास लिक्विफेक्शन का जो है वो लेक्चर था जिसमें हमने एक बार डिस्कस की कि लिक्विफेक्शन कहते किसको हैं। दूसरे नंबर पे हमने ये बात डिस्कस की कि लिक्विफेक्शन के लिए कंडीशंस कौन कौन सी रिक्वायर्ड हैं। तीसरी बात हमने ये डिस्कस की क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम हम किसको कहते हैं। चौथे नंबर पे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो गैसेस की पोलराइजेबिलिटी है उसका लिक्विफेक्शन के साथ क्या लेना देना है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क एट व्हाट्सएप, एट इंस्टाग्राम, एट यूट्यूब एज वेल एज एट फेसबुक। थैंक यू। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन है और एक ही मेथड यहाँ पर हमारे पास डिस्कस किया गया है, दैट इज़ लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही आसान जो है वो टॉपिक है और थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा टेक्निकल भी है, थोड़े से एमसीक्यूज़ भी इसमें से पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उससे पहले हम एक टर्म डिस्कस कर लेते हैं, जॉल थॉमसन इफेक्ट। बड़ी आसान सी मैंने यहाँ पे एक दो लाइंस लिखी हुई हैं। सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस काजेस कूलिंग। व्हेन एवर आपके पास गैस मौजूद है और आपने वो इनक्लोज़ की हुई है किसी कंटेनर में, आप अचानक से कंटेनर का जो लिड है या कंटेनर का जो पिस्टन है वो अचानक से वो रिमूव कर देते हैं। जैसे ही उसे रिमूव करेंगे तो जो कंटेनर होगा वो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस काजेस कूलिंग। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज दिस हैपन, कि व्हाई सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस काजेस कूलिंग। तो इसकी रीज़न है डियर स्टूडेंट्स, और वो रीज़न ये है कि ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स थे, काफ़ी दूर दूर हैं और इनके दरमियान में ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस भी मौजूद हैं। और हमें पता है कि अगर हम ये लिक्विफाइड गैस है, हम चाहते हैं, या कंडेंस्ड गैस है, हम चाहते हैं कि इसे हम सडनली एक्सपैंड करें। जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे, और आपको पता है कि जितना अवेलेबल स्पेस होती है या वॉल्यूम होता है वो सारी की सारी गैस उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है। तो जैसे ही आप वो छोटे से कंटेनर का पिस्टन ओपन करेंगे और गैस को ये पूरा रूम मिल जाएगा, तो गैस के मॉलिक्यूल्स इस रूम में आने की कोशिश करेंगे। मतलब दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी ब्रोकन, ये लाजमी तौर पे टूटेगी और इसके तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। सवाल ये है कि एनर्जी कहाँ से आएगी।
तो इसका आंसर ये है, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जिस कंटेनर में आपने इसे रखा हुआ है ये गैस का मॉलिक्यूल इससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, और जैसे ही एनर्जी बॉन्ड को मिलती है बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्लीव हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो एक मैंने लिखा फ्रॉम द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और दूसरा ये कि गैस के मॉलिक्यूल्स अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से भी एनर्जी क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एस्केप कर जाते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एस्केप कर जाते हैं, और लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर लेफ़्ट बिहाइंड। और हमें पता है कि जब लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर लेफ़्ट बिहाइंड तो इसका मतलब है टेम्परेचर क्या हो चुका हुआ है, कम हो चुका है। उसके बाद हमारे पास है लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफैक्शन। एक एमसीक्यूज़ है, दिस इज़ बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ जॉउल-थॉम्सन इफेक्ट। लिंड्स ने जॉउल-थॉम्सन इफेक्ट के प्रिंसिपल को यूज़ करके कंस्ट्रक्शन की, और उसने बहुत सारी गैसेस को लिक्विफाई भी किया। सिर्फ दो गैसेस को वो बेचारा लिक्विफाई नहीं कर सका, और वो है हाइड्रोजन और हीलियम। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा वो क्यों नहीं कर सका, या इस मेथड से इनको लिक्विफाई क्यों नहीं किया जाता। लेटर ऑन हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहले आप ये देख लें कि कंस्ट्रक्शन हमारे पास किस तरह से है। एक हमने यहाँ पे कंप्रेसर लिया हुआ है, और इस कंप्रेसर को हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश एयर। फ्रेश एयर का मतलब है कि ये गैस है, हम इस कंप्रेसर को देते हैं, ये इसे कंप्रेस करता है और ये इसे लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ये कंप्रेस्ड एयर है, और ये कंप्रेस्ड एयर गुजरती है रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड से। मतलब जिस ट्यूब से ये गुजर रही है उसके दाएं और बाएं हमने रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड रखा हुआ है, जो कि कॉइल्स के अंदर मूव करता रहता है, और हीट ऑफ कंप्रेस, जाहिर सी बात है कि जब हम कंप्रेस करते हैं तो हीट तो रिलीज़ होगी, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड में। मैंने लिखा हुआ भी है कि इट रिमूव्स हीट ऑफ कंप्रेशन। उसके बाद ये जो कंप्रेस्ड एयर है ये एक स्पाइरल में, ये हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्शन है इसे हम स्पाइरल कहते हैं। हमारी गैस जो है वो इसमें से गुज़रती है, और इसकी जो नोज़ल है वो वेरी टाइट, बहुत क्लोज़ है, और वो नोज़ल यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। तो गैस के मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे आएंगे उसके बाद ये अचानक से ना एक्सपैंड होंगे यहाँ पे। जैसे ही ये एक्सपैंड होंगे तो हमें पता है कि सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस काजेस कूलिंग, यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये जाहिर सी बात है, जब इनका टेम्परेचर कम होगा तो ये ऊपर जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, और ये आने वाले गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या करते रहेंगे, कम करते रहेंगे। और इस तरह से आने वाली जो गैस है वो सारी की सारी लिक्विफाई हो जाएगी और वो नीचे इकट्ठी होती रहेगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जाहिर सी बात है यहाँ भी गैस लिक्विफाइड है तो हमेशा कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते रहेंगे, और जो इवेपोरेट होंगे और यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेंगे और उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनको दोबारा जो है वो किसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कंप्रेसर में। कंप्रेसर दोबारा कंप्रेस करेगा, वापस भेजेगा, इस तरह से ये प्रोसेस होता रहता है, और जो हमारे पास लिक्विफाइड गैस है वो यहाँ पे इकट्ठी होती है। तो ये हमारे पास सिंपल सा प्रोसीजर था लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफैक्शन का। उसके बाद हमारे पास ये है कि इस मेथड से हम हाइड्रोजन को और हीलियम को क्यों लिक्विफाई नहीं कर सकते। द रीज़न इज़ दैट साइज डज मैटर। इन दोनों का साइज़ बहुत 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 स्मॉल है। हाइड्रोजन बीइंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल बहुत ही स्मॉल साइज़ का है, और दूसरा ये नॉन पोलर नेचर। ये दो चीज़ें मेक इम्पॉसिबल कि हम जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम को क्या कर सकें, लिक्विफाई कर सकें। दिस वाज ऑल अबाउट लिक्विफैक्शन। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हम आपके पास हाजिर होंगे। तब तक आपने तमाम वीडियोस देखनी हैं। सेकेंड ईयर के पेपर्स होने जा रहे हैं जी 20 अप्रैल से, और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर के वो स्कीम को सामने रखें, चैप्टर्स सिलेक्ट करें, कौन सा चैप्टर कितने आपको मार्क्स देता है उनके हिसाब से, और अपनी आसानी भी देखें कि आपकी स्पेशलिटी ऑर्गेनिक में है, इनऑर्गेनिक में है, या आप आखिर वाले चैप्टर्स करना चाहते हैं, तो जो आपको आसान लगें। लेकिन जो सिलेक्टिव स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे वो जो भी चैप्टर करेंगे उसको A to Z करना पड़ेगा, ताकि उसमें से एक मार्क भी वो लूज़ ना कर सके। सेम केस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ है, और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी बेस्ट विशेस। थोड़ा सा उनके पास टाइम ज़्यादा है लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं है,
और रोज़े भी मैटर नहीं करते हैं। मैं ख़ुद रोज़े के साथ आपके सामने यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करने के लिए मौजूद हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छी तरह से तैयारी करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें और हमें सपोर्ट करना ना भूलिएगा। मैं आपको याद दहानी करवाता चलूँ कि मेरा जो पर्पज़ है ये डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री का चैनल बनाने का और केमिस्ट्री के टॉपिक्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के डिलीवर करने का, और वो ये है कि रिमोट एरियाज़ में वो बच्चे जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, जो क्रैमिंग से आगे आते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आसानी हो, क्योंकि एंड्रॉयड और यूट्यूब इस टाइम हर किसी के पास अवेलेबल है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक ये चीज़ें पहुँचें, आसान अल्फाज में पहुँचें और वो इनको अच्छे तरीके से ग्रैब कर सके। तो आपकी जो बेसिकली क्लिक होगा, लाइक होगा, व्यू होगा, कमेंट होगा या शेयरिंग होगी, वो बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा होगा एक अच्छे पर्पज़ के लिए और उसका लाजमी तौर पर आपको अजर मिलेगा। देखते रहिए डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।